बहू, आज तेरी पहली रसोई है। हमारी झोपड़ी के पीछे चूल्हा बना हुआ है, वहीं पर हम लोग खाना बनाते हैं। सासू माँ, हम लोग भी मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाते थे। बताइए, क्या बनाना है खाने में? बहू, ऐसा कर, सबके लिए 4-4 रोटी बना ले। मैं तब तक प्याज काट लेती हूँ। तभी वहां सीमा की ननद गुड़िया आ गई। माँ, आज भाभी पहली बार हमारे घर आई है और हम उन्हें प्याज रोटी खिलाएंगे। आप क्या कर सकते हैं बेटा। राजू घर के बाहर से उनकी ये सब बातें सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। खैर, सीमा ने सबके लिए रोटियां बना दी और सभी लोग बैठकर खाना खाने लगे। सभी लोग खाना खाकर सो गए। अगली सुबह राजू जल्दी उठ गया। उसने अपना बोरा उठाया और बाहर कबाड़ बिनने निकल गया। आजकल लोगों ने कचरा तो सड़क पर फेंकना ही बंद कर दिया है। तभी राजू को एक कूड़ेदान दिखाई दिया। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। उस डस्टबिन के अंदर खाने का ढेर सारा सामान पड़ा हुआ था। अरे वाह, इसमें तो ढेर सारे पराठे, मटर पनीर और चावल भी हैं। ये खाना भले ही झूठा हो, लेकिन खाने में तो सही ही है। अभी खराब भी नहीं हुआ। राजू ने सारा खाना बटोरकर अपने पास रख लिया और फिर से अपने काम पर लग गया। धीरे धीरे शाम होने लगी। शाम को गुड़िया ने सीमा से कहा, भाभी, आज रविवार का दिन है और हमारे रामपुर में रविवार को बाजार लगती है। चलिए, मैं आपको घुमा लाती हूँ। हाँ गुड़िया, मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। सीमा और गुड़िया बाजार घूमने निकल गए। उनके पास पैसे तो थे नहीं कि वो शॉपिंग कर पाए। बाजार की रौनक देखकर ही वो अपना दिल बहला रही थी। तभी अचानक गुड़िया एक मोमोज के ठेले को बहुत ध्यान से देखने लगी। क्या हुआ गुड़िया, तुम्हें मोमोज खाना पसंद है क्या? भाभी, आज तक हमने कभी मोमोज नहीं खाए, बस देखकर ही मन बहला लेते हैं। चलो ठेले के पास चलते हैं, मोमोज की महक ही ले लेंगे। दोनों ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई। ठेले वाले ने कहा, हाँ बहन जी, कितने प्लेट मोमोज लगा दूं? नहीं भाई साहब, हम तो बस देख रहे थे कि मोमोज बनते कैसे हैं। हमारे पास मोमोज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। शाम हुई नहीं कि तुम जैसे भिखारी तुरंत भीख मांगने आ जाते हो। चलो निकलो यहाँ से। चाचा, आप पागल हो गए हैं क्या? हमने आपसे कब भीख मांगी? गुड़िया, चलो यहाँ से, इनसे बहस मत करो। हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम यहाँ यूं ही खड़े थे, तो उन्हें ऐसा ही लगा होगा कि हम भिखारी हैं। सीमा और गुड़िया उसी वक्त बाजार से अपने घर की तरफ पैदल ही चल पड़ी। गुड़िया, मैंने मोमोज बनाने का तरीका उस ठेले वाले का देख लिया था। अगर मुझे मोमोज बनाने का सामान मिल जाए तो मैं उससे भी स्वादिष्ट मोमोज बना सकती हूँ। क्या बात है भाभी, आप तो बड़े तेज हो। खैर, सीमा खाना बनाने जा ही रही थी कि तभी राजू कूड़ेदान से उठाया हुआ खाना लेकर घर पहुंच गया। रुको सीमा, आज खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं कितना अच्छा स्वादिष्ट खाना लाया हूँ तुम सबके लिए। अरे बेटा, इतना अच्छा खाना तुझे कहाँ से मिल गया? आज मार्केट में एक शादी की पार्टी हो रही थी। मैं वहीं कबाड़ उठाने गया था तो लोगों ने मुझे खाना पैक करके दे दिया। क्या बात है भैया, इतने सालों बाद हम इतना अच्छा खाना खाने वाले हैं। फिर सभी लोग एक साथ बैठकर कचरे से उठाया हुआ खाना खाने लगे। लेकिन इसके बारे में राजू के अलावा किसी को नहीं पता था। उन्हें खुशी खुशी खाना खाते देख राजू खुश भी हो रहा था और उसके अंदर एक दर्द भी था। कितना बदनसीब हूं मैं, अपने घर वालों को कचरे से उठाया हुआ खाना खिला रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, खाना खराब तो है नहीं। इसी बहाने इनके चेहरों पर थोड़ी सी खुशी तो आई। लेकिन आधी रात में ही सभी का पेट खराब होने लगा। सभी लोग लोटा लेकर खेतों में शौच के लिए जाने लगे। राजू भी कई बार शौच करके आया। तभी उसकी माँ ने कहा, राजू बेटा, ये कैसा खाना लाया था तू? हम सबका पेट खराब हो गया। इससे पहले कि राजू उनकी बात का कुछ जवाब दे पाता, सीमा बीच में बोल पड़ी। सासू माँ, इसमें राजू जी की कोई गलती नहीं है। इतना अच्छा खाना हमने कई सालों से खाया नहीं था, तो शायद हम पचा नहीं पाए। ये बात सुनकर राजू को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। तभी उसकी माँ ने कहा, हमारे पास डॉक्टर से दवा लेने के लिए पैसे तो है नहीं। ऐसा करो, गर्म पानी में थोड़ी सी लौंग और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पी लो, सबका पेट ठीक हो जाएगा। ये दादी माँ का नुस्खा है। सभी लोगों ने वैसा ही किया और सुबह तक सबका पेट ठीक भी हो गया। राजू काम पर जाने ही वाला था कि तभी उसकी बहन गुड़िया ने उसे रोक लिया। भैया, हम सबको ना मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है। भाभी का भी बहुत मन है मोमोज खाने का,
उन्हें मोमोज बनाना आता भी है। शाम को जब आप आना तो मोमोज बनाने का सामान लेते हुए आना। बहन, मोमोज बनाने का सामान बहुत महंगा मिलता है। प्याज, आलू, हरी मिर्च, लहसुन, ये सब तो हम अपने घर के बाहर खुद ही उगा लेते हैं। जो पैसे मैं कमाता हूं उससे घर चलाना ही मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, लेकर आना भैया। एक बहन होकर मैं आपसे जिद भी नहीं कर सकती क्या? राजू उसी वक्त अपने आंसू छुपाते हुए काम पर निकल गया और सड़कों पर कूड़ा बीनने लगा। घूमते घूमते वो बहुत दूर निकल गया, फिर भी उसे कोई कबाड़ नहीं मिला। कितना बदनसीब भाई हूं मैं, अपनी बहन की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सका। घर पहुंचते ही गुड़िया ने उससे कहा, भैया, भाई अपनी बहन के लिए न जाने क्या क्या कर देता है और आप एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाए। राजू की पत्नी सीमा थोड़ी समझदार थी। वो अपने पति के दर्द को थोड़ा थोड़ा महसूस भी कर सकती थी, इसलिए राजू के बोलने से पहले ही उसने कहा, गुड़िया, हर भाई चाहता है कि वो अपनी बहन की हर ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन अपने भाई से इस तरह जिद नहीं करते। लेकिन भाभी, मैं तो सिर्फ मोमोज खाना चाहती हूँ। कौन सा राजमहल मांग लिया मैंने? तुम मोमोज खाना चाहती हो ना? आज रात मैं तुम सब के लिए मोमोज ही बनाऊंगी। लेकिन बहू, हमारे पास तो मोमोज बनाने का सामान ही नहीं है। सासू माँ, हमारे पास आटा है, नमक है, तेल है, आग जलाने के लिए लकड़ियां हैं, खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा भी है। हमने अपने घर के बाहर हरी मिर्च, आलू, प्याज, लहसुन ये सब उगा रखे हैं। ये सब मिलाकर मैं इतने अच्छे मोमोज बनाऊंगी ना कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उसी वक्त गुड़िया और सीमा घर के बाहर गई। सारी सब्जियां लेकर अपनी रसोई घर में आ गई। गुड़िया, तुम जल्दी से आटा गूंद लो, तब तक मैं मोमोज के लिए सब्जी तैयार करती हूँ। गुड़िया आटा गूंदने लगती है और सीमा सारी सब्जियां फ्राई करने के बाद उनकी महक बहुत अच्छी लगने लगती है। भाभी, सब्जी की महक तो कमाल की आ रही है। तो इस तरह उन्होंने ढेर सारे फ्राइड मोमोज बना लिए, जो सिर्फ आटा और घरेलू सब्जियों से बने थे। भाभी, आपने तो चमत्कार कर दिया। सीमा और गुड़िया ने मिलकर सभी के लिए मोमोज परोस दिए। उनकी सास और सब लोग साथ मिलकर मोमोज खाने लगे। मोमोज? अरे वाह बहू, आज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाए हैं। लेकिन फिर भी मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि इतने स्वादिष्ट मोमोज बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलेंगे। हाँ सीमा, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। अगर इसका स्वाद इतना ही अच्छा है तो क्यों ना हम घर के बाहर सब्जी वाले देसी मोमोज बेचे। अगले दिन से गुड़िया और सीमा घर के अंदर देसी मोमोज बनाने लगी। लोगों को उन मोमोज का स्वाद सबसे अलग और स्वादिष्ट लगा। फिर इस तरह मोहन ने कबाड़ बीनने का काम बंद कर दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे। राधे राधे। वाह यार, तेरी मम्मी कितनी टेस्टी सब्जी बनाती है। ला, तू अपना टिफिन मुझे दे दे। रुक, तू रोज रोज मेरी ये आलू की सब्जी और रोटी क्यों खाती है? क्यों खाती है का क्या मतलब? मुझे टेस्टी लगती है। ले, तू मेरा टिफिन खा ले। अच्छा, क्या लाई है आज तू? मुझे नहीं पता, खुद खोल कर देख ले। अरे वाह, पनीर के पराठे। आना, दोनों मिलकर खाते हैं। तू खा यार, मैंने तो परसों ही खाए थे। मैं तो तेरा ही टिफिन खाऊंगी। ये कहानी है इन्हीं दो सहेलियों स्वाति और अंकिता की। स्वाति गरीब घर से थी और उसके पिता मजदूरी किया करते थे, जबकि अंकिता एक अमीर सेठ की बेटी थी जो एक फैक्ट्री के मालिक थे। अंकिता जानबूझकर रोज स्वाति के टिफिन से ही खाना खाती थी और उसे अपना टिफिन दे देती थी ताकि स्वाति भी अच्छा खाना खा सके। फिर एक दिन, अंकिता सुन, कल मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। हैं, पर क्यों? तेरे बिना मेरा दिल कैसे लगेगा यार? अरे वो मुझे पापा के साथ रिश्तेदार के यहाँ जाना है, जरूरी है। अच्छा, कोई लड़के वर्के का चक्कर तो नहीं है? भत्त पगली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पापा के चाचा है ना, वो बहुत बीमार है, तो पापा के साथ उन्हें ही देखने जाना है। अच्छा, परसों तक तो आ जाएगी ना? हाँ हाँ, मैं कल शाम को ही लौट आऊंगी, तू चिंता मत कर। अच्छा, तो चल फिर एक काम करते हैं, मैं शाम को तेरे घर आती हूँ, साथ में गोलगप्पे खाने चलते हैं। क्या बोलती है? डन, लेकिन टाइम से आ जाना, हर बार लेट करती है तू। अंकिता को पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस बात का जरा भी घमंड नहीं था और अंकिता की यही बात स्वाति को सबसे अच्छी लगती थी। पढ़ाई में अंकिता ठीक ठाक थी, जबकि स्वाति पढ़ाई में बहुत होशियार थी। इसलिए परीक्षाओं के दिनों में स्वाति अंकिता की पढ़ाई में बहुत मदद करती थी। उसी शाम, स्वाति, ओ स्वाति, बाहर आना। अरे अंकिता,
कैसी हो बेटी? नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? नमस्ते, मैं ठीक हूँ बेटी। अच्छा, वो आपके चाचा जी कैसे हैं अब? बस बेटी, अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उम्र भी तो हो गई है उनकी। जी अंकल, वो स्वाति को बुला दीजिए। ले, आ गई मैं। पापा, मैं जरा थोड़ी देर में आती हूँ। अंकिता स्वाति को अपनी कार में बैठाकर बाजार ले गई और दोनों ने जी भरकर गोलगप्पे खाए। फिर दोनों काफी देर तक बातें करती रही, जिस वजह से स्वाति को घर लौटने में देर हो गई। और फिर स्वाति, तू मेरी ये बात क्यों नहीं सुनती? पापा प्लीज, अब फिर से वही बातें मत शुरू करना आप। क्यों ना करूं? तेरे कहने पर मैं उस अंकिता के सामने कुछ नहीं कहता। पर बेटी, मेरी बात समझ, ये सारे पैसे वाले एक जैसे ही होते हैं। पहले खुद ही हमारे भले बनते हैं और फिर। पर पापा, अंकिता वैसी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। तुझे मैंने लाख बार समझाया है। तू उसे पढ़ाती है ना, बस इसलिए वो तुझसे दोस्ती का दिखावा करती है। तू देखना, एक दिन जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, तो वो तुझसे बात तक नहीं करेगी। इधर किशोर स्वाति को समझा रहा था तो दूसरी तरफ अंकिता के पापा सेठ अमरलाल गुस्से से अंकिता का इंतजार कर रहे थे। कहाँ गई थी अंकु? वो मैं और स्वाति गोलगप्पे खाने गए थे पापा, बस मेन मार्केट में। अरे तो मुंशी जी को कह दिया होता, यही मंगवा लेते तुम्हारे लिए गोलगप्पे। पापा, पर गोलगप्पे खाने का मजा तो ठेले पर खड़े होकर ही आता है। और फिर कल स्वाति बाहर जा रही है तो। ओहो अंकिता, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, उस फटीचर से दूर रहा करो। वो तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। वो पापा प्लीज, वो मेरी दोस्त है, उसके बारे में तो ऐसा मत बोला कीजिए आप। बेटी, इस बात को समझ लो, अमीर और गरीब कभी दोस्त नहीं हो सकते। उसकी नज़र तुम्हारे पैसों पर है। तुम उसे घुमाती फिराती हो, खूब खिलाती पिलाती हो, तो बस इसलिए वो तुम्हारे साथ दोस्ती का नाटक कर रही है। देखना, एक दिन आएगा और वो कोई ना कोई बहाना बनाकर तुमसे पैसे मांगेगी। पापा, गरिमा बहुत खुददार है, ऐसी नहीं है वो। ये तो वक्त ही बताएगा कि कैसी है वो। फिलहाल तुम उससे दूर रहो, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ। अंकिता गुस्से में वहां से चली गई। अमरलाल भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन उन दोनों के अलावा वहां कोई और भी था जो ये सब देख और सुन रहा था। असल में अंकिता स्वाति के घर अपना पर्स भूल आई थी, जिसे वापस देने के लिए स्वाति अंकिता के घर आई थी। लेकिन वो घर के दरवाजे को पार न कर सकी, क्योंकि उसने वहीं पर अंकिता और अमरलाल की सारी बातें सुन ली थी। वो उदास होकर अपने घर चली गई, लेकिन इस बारे में उसने अंकिता से कभी कुछ नहीं कहा और ना ही स्वाति और अंकिता की दोस्ती में कोई फर्क आया। ऐसे ही दिन बीतते गए और फिर कॉलेज का आखिरी साल भी पूरा हो गया। कॉलेज के आखिरी दिन अंकिता स्वाति को पूरे कॉलेज में ढूंढ रही थी, लेकिन स्वाति का कहीं अता पता नहीं था, क्योंकि वो अस्पताल में थी। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे पापा को बचा लो। देखो बेटी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप जल्द से जल्द 2 लाख रुपयों का इंतजाम करो, वरना हम इनका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप ऑपरेशन कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। स्वाति अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मदद मांगती है, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। स्वाति ने सोच लिया था कि अब वो अपना मकान गिरवी रख पैसों का इंतजाम करेगी, लेकिन तभी उसे अंकिता का ख्याल आया। ओहो, अंकिता को तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, वो मुझे ढूंढ रही होगी। ऐसा करती हूँ, एक बार उससे मिल लेती हूँ और सारी बात बता देती हूँ। हो सकता है मकान गिरवी रखवाने में वो कुछ मदद कर सके। ये सोचकर स्वाति अंकिता के घर पहुंची तो वहां उसका सामना अंकिता की जगह उसके पिता अमरलाल से हुआ। हाँ बताओ, क्या बात है? अंकल जी, वो मुझे अंकिता से मिलना था। वो अपने मामा के यहाँ गई है और अब वो वहीं रहेगी, तो तुम्हें उसे ढूंढने या मिलने की कोई जरूरत नहीं समझी। वो तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती अब से। ये बात सुनकर स्वाति को बहुत बड़ा झटका लगा और उसे अपने पिता की कही बात याद आने लगी। तू उसे पढ़ाती है ना, बस इसलिए वो तुझसे दोस्ती का दिखावा करती है। तू देखना, एक दिन जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, तो वो तुझसे बात तक नहीं करेगी। स्वाति को लगा उसके पापा सही थे। अंकिता ने कभी उसे अपना दोस्त माना ही नहीं था, इसलिए तो वो उससे बिना कुछ कहे या मिले बिना ही वहां से चली गई। ठीक है अंकिता, तुझे लगता है कि मैं तेरी दोस्ती के लायक नहीं हूँ, तो अब देखना,
मैं भी खुद को साबित करके दिखाऊंगी और उसके बाद ही तेरा चेहरा देखूंगी। स्वाति की आंखों में आग थी। उसने ठान लिया था कि अब वो कुछ बनकर ही दिखाएगी। जब उसके पापा ठीक होकर घर वापस आ गए, उसके बाद से ही उसने दिन रात एक कर दिया और पूरी लगन के साथ यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। स्वाति ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया और कुछ ही सालों के अंदर वो एक कलेक्टर बन गई। जय हिंद मैम। जय हिंद मनीष, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। बताइए, आप मुझसे मिलना चाहते थे? जी हाँ मैम, कल वो आपने मेरे टिफ़िन के पनीर के पराठे खाए थे, आपको वो बहुत अच्छे लगे थे ना, तो मैंने आज आपका डिनर फिक्स किया है अपने घर पर। मी एंड माई फैमिली विल बी वेरी हैप्पी मैम, अगर आप आते हैं तो। हाँ, क्यों नहीं, इट्स माई प्लेजर टू। आज की शाम पनीर के पराठे के नाम। ठीक है मैम, शाम को मिलते हैं। लाल बत्ती वाली गाड़ी से स्वाति एसपी मनीष के घर पहुंची। मनीष ने उसे गेट पर रिसीव किया और फिर मनीष ने स्वाति से कहा, मैम, मीट माई डियर वाइफ अंकिता। पूरे 4 सालों के बाद अंकिता और स्वाति एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। स्वाति, तुम? तभी स्वाति ने मनीष से कहा, सॉरी मनीष, आई हैव टू गो, मुझे कुछ काम याद आ गया। तभी मनीष ने कहा, अंकिता, तुम मैम को कैसे जानती हो? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है? क्या ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड स्वाति है, जिसके पापा के इलाज में तुमने मदद की थी, जिसको तुमने बहुत ढूंढा था पर मिली नहीं? ये सुनकर स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, हमेशा तू ही सही थी और मैं गलत। अंकिता और स्वाति दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेती हैं।